अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 33वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता वालेकुम अस्सलाम। गुज़िश्ता 2 सालों से इंडियन मीडिया ने जितना ट्रिपल तलाक पर डिस्कशन किया है, शायद ही किसी और मौजू पर किया हो। इस पूरे अरसे में न्यूज़ चैनलों ने जमहूरियत के चौथे सुतून को सिर्फ गिराया है। हुकूमत से ये कभी सवाल नहीं हुआ कि मुल्क की 1/3 आबादी बगैर कुछ खाए पिए क्यों सो जाती है। और मुस्लिम ख्वातीन के हुकूक के लिए बोलने वाले इन चैनलों ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर कभी कोई डिस्कशन नहीं किया। अब ट्रिपल तलाक की बहस न्यूज रूम से निकलकर सीरियल और ड्रामे तक पहुंच चुकी है। जी टीवी पर 14 मार्च से एक सीरियल दिखाया जा रहा है जिसका नाम है इश्क सुभान अल्लाह। इस सीरियल के पहले एपिसोड के बाद ही इसके खिलाफ मुंबई में एक FIR भी दर्ज हुई, जिससे कम से कम इतना अंदाजा तो हो जाता है कि इस सीरियल में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल है। इस सीरियल के खिलाफ ये एतराज भी किया जाता है कि इसके जरिए इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। आज का हमारा मौजू यही है कि क्या ये सीरियल महज एक ड्रामा है या साजिश है। इस मौजू पर खुद इस सीरियल के जो राइटर हैं, अफसाना निगार हैं, जनाब दानिश जावेद साहब, उनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती। दानिश जावेद साहब स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं और साल से कामयाब अफसाना निगार और स्क्रीन राइटर हैं। दानिश साहब, आपका आज के शो में इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा और आपका जो डिस्कशन होगा वो बहुत हेल्थी और एकेडमिक एनवायरनमेंट में होगा। जी वालेकुम सलाम यासर साहब, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हेल्दी और खूबसूरत एटमॉस्फेयर में बातचीत हो। जरूर। मेरा जो पहला सवाल है वो आपका जो प्रोफेशन है उसको समझने से मुताल्लिक है कि आप कहानी लेकर किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं या प्रोडक्शन हाउस आपसे राब्ता करता है कि हमें इस मौजू पर कहानी चाहिए। इसका क्या तरीक़ेकार होता है? दोनों ही तरीके राइज हैं। दर हकीकत बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई कहानी बनाते हैं और हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, उनके पास हम जाते हैं। कई बार चैनल्स के पास जाते हैं और चैनल को समझ में आ जाती है कहानी, तो हम प्रोडक्शन हाउसेस को फिर इन्वॉल्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन हाउस और चैनल के बीच में एक रिश्ता बनता है। प्रोडक्शन हाउस अच्छी कहानियां ढूंढने के लिए उनकी जान पहचान में जो राइटर्स होते हैं या जो मार्केट में राइटर्स हैं, हमारे वर्किंग राइटर्स हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमको कुछ 2-4 कहानियां दीजिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और हम काम को आगे बढ़ाएं। तो ये दोनों तरीके रहा है। तो इस ड्रामे में ये जो सीरियल आ रहा है इश्क सुभान अल्लाह, तो इसमें क्या हुआ? आप प्रोडक्शन हाउस के पास गए कि प्रोडक्शन हाउस आपके पास आया? साहब, मैं प्रोडक्शन हाउस के पास ही नहीं गया, मैं चैनल के पास भी गया और मैं आपको इंतहाई अजीब बात बताता हूँ। वो ये कि ये कहानी मैंने कोई नई नहीं बनाई, बहुत दिनों से इस कहानी को बना के अलग-अलग चैनल्स के पास जाता रहा। ये कहानी मेरा एक विज़न है, मेरा एक ख्वाब है। जो लोग इस पे कोई एतराज़ कर रहे हैं, उन्होंने ये कहानी को ना देखा है, ना सुना है, ना जाना है। सिर्फ अपने कुछ मफरूज़ों की बुनियाद पर कुछ फ़र्ज़ कर लिया है, कुछ सोच लिया है, उसकी बुनियाद पर एतराज़ात हैं। तो इनफैक्ट इस कहानी को मैंने बुना, बनाया और मुख्तलिफ चैनल के पास गया। अक्सर लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल कह के इनकार कर दिया। अक्सर लोगों ने इस कहानी पे काम करने के लिए मना कर दिया। मैं इस बात के लिए प्रोडक्शन हाउस क्रिएटिव आई और जी टेलीविजन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा ममनून हूँ इस बात को कि उन्होंने मेरे इस खूबसूरत ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया और मेरा साथ दिया और जिस तरह मैं चाहता था उस तरह सीरियल बन के शुरू हुआ और मंजर आम पर आया। ठीक है। अब तो यानी आपने ये कहा कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, चैनलों ने इसको सुना और उसको समझा कि कंट्रोवर्शियल है, इसलिए उन्होंने इसको एयर करने से इनकार कर दिया, बनाने से इनकार कर दिया। तो ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि वो कंट्रोवर्सी है इस ड्रामे में या नहीं है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो ड्रामा आपके जहन में था, ये जो कहानी आपके जहन में थी, उस कहानी से आप क्या मैसेज देना चाहते थे? मैं बुनियादी तौर पे यासर साहब एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूं और प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं जी। और मैं ये तसव्वुर करता हूं कि जो अदना दर्जे का भी मुसलमान होगा, मुझ जैसा मुसलमान, जी। वो कभी भी किसी जाती या दुनियावी फायदे के लिए अपनी आखिरत दांव पर नहीं लगाएगा। जी। ऐसा मैं समझता हूं और ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो इस कहानी का जो बेसिक मैसेज है मेरे पास, जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, हमारा जो सबकॉन्टिनेंट है उसका जो रिलीजियस एटमॉस्फेयर है, जी। उसमें एक बड़ी अजीब बात मैंने नोट की है और वो ये कि हमने बहुत सारे रस्म और रिवाज और रिवायतों को, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को मजहब समझ लिया है, जिनका मजहब से कोई ताल्लुक और लेना देना नहीं हो। मिसाल के तौर पे शादी, एक लड़का और एक लड़की के दरमियान शादी होती है, दो खानदान एक दूसरे के करीब आते हैं और मजहब ने उसमें दो चीजें रखी, एक निकाह जिसका ऐलान किया जाए और एक वलीमा।
इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो रस्म रिवायत और रिवाज है। उसका मजहब ने बहुत सी सारी चीजों को मना भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया, लेकिन इकरार भी नहीं किया इस हवाले से। तो बाकी तमाम चीजें जो हैं वो रस्म रिवायत है, और हमें खास तौर पे ये ख्याल रखना होगा कि वो रस्म रिवायत हमारे 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 जो दीनी हुदूद है, हुदूद अल्लाह जिन्हें हम कहते हैं, कहीं उस ज्यूरिडिक्शन में तो नहीं जा रहे, आमतौर पे जा रहे होते हैं। आमतौर पे हमें सलीका और शऊर ही नहीं है बुनियादी तौर पर। मेरा मैसेज या मेरा जो मिशन है इस सीरियल के जरिए वो ये है कि मैं अपनी कहानी और कहानी के किरदारों के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि इस्लाम क्या है। मेरी समझ के मुताबिक जितना मैंने पढ़ा और जाना है अल्लाह की किताब और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से, जितना उसे अखज़ किया, समझाया, जाना है, और जो प्रैक्टिस में है उसमें बुनियादी फर्क क्या है। जी मिशन ये है। ठीक है। आपने एक इंटरव्यू में जब एफआईआर लॉन्च हुई आपके इस प्रोग्राम के खिलाफ, तो scroll.in को आपने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने कहा है कि आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जैसा कि आप खुद ही अभी कह रहे हैं, और आपको मजहब की भी मालूमात है। आपके बोर्ड में कुछ मजहबी स्कॉलर्स भी हैं कि जिनसे आपने वक्तन फवक्तन मशवरा किया होगा। साथ में आपने ये भी कहा कि इसमें कंट्रोवर्सी कोई कुछ नहीं है, इसलिए कि हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखाए हैं, किसी एक स्टैंड को, किसी एक मौकिफ को इख्तियार नहीं किया। आप अभी इस बात पर कायम हैं? बिल्कुल कायम हूँ मैं। एक बात, दूसरी बात ये, कायम होने के अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि एतराज करने से पहले जिस चीज पे आप एतराज कर रहे हैं उसको जाने और समझें। ठीक और है, जो आपका एतराज है, मैं एक अभी उस मिनट पर आऊंगा, यासर, मैं भी उस पर आऊंगा। हम आहिस्ता आहिस्ता अगर अपने जी डिस्कशन जी को जी बिल्डअप करते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी जी इंटरव्यू में एक ही लाइन के बाद जो मैंने पढ़ा आपका इंटरव्यू, आपने लिखा कि हमारा जो मकसद है इस सीरियल को बनाने का, वो मजहब के असल चेहरे से लोगों को बाखबर करना है। तो अगर आपका मकसद ये है, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि आपने कोई ना कोई मौकिफ तो इख्तियार किया होगा। ऐसा तो नहीं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखा दिए और कोई मौकिफ नहीं, इख्तियार नहीं किया। जब चेहरे से मजहब के असल चेहरे से रूबरू करने का मतलब ये है कि वो हम उन तक उस चेहरे को पहुंचा रहे हैं। फैसला तो उन्हें करना है ना। ठीक है हम हर वो चेहरा बता रहे हैं कि जो जी। मौजूद है। आपका जो ये जो सीरियल है, मैं आमतौर से सीरियल वगैरह नहीं देखा करता हूं, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू का मैंने इरादा जी किया जी तो मैंने ये समझा कि मैं आपके इस इंटरव्यू के साथ और आज के इस शो के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा कि अगर मैं उस अच्छा सीरियल की कुछ किस्तें न देखूं। और मैंने उसकी कुछ किस्तें देखी, और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मैं पूरा नहीं देख पाया शुरू से लेकर, शायद जी उसकी जी 18 किस्तें आ चुकी हैं, लेकिन जी उसकी जी कुछ किस्तें देखी हैं। मैं उसी की रोशनी में आपसे, जितना मैंने देखा है उसकी जी रोशनी में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। आगे का जो पूरा डिस्कशन जी होगा वो उसकी रोशनी में होगा। जी आपका जो विजन है और आपका जो मकसद है वो ये है कि आप रिवायत को अलग लेकर चलते हैं और मजहब को आप पेश करना चाहते हैं जो कुरान और हदीस में है। तो मजहब मैं मुझे एक चीज वाजे कर जी दूं कि देखिए, जब हम किसी बात को किसी फॉर्मेट के जरिए कहना चाहते हैं जी तो उस फॉर्मेट का अपना एक स्केलेटन होता है। जी मसलन अगर हम कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो कहानी सुनाने का एक तरीका और एक ढंग होता है। जब हम उस कहानी को दिखाना चाहते हैं तो उस कहानी को दिखाने का जो फॉर्मेट है उसका एक अपना स्केलेटन होता है। बुनियादी तौर पे हम जब किसी भी टेलीविजन के लिए कोई सीरीज बनाते हैं तो उसमें किरदार होते हैं। उन किरदारों के दरमियान एक कहानी चलती है। वो किरदार रमेश कुमार भी हो सकते हैं और वो किरदार कबीर अहमद भी हो सकता है। अगर वो रमेश कुमार होगा तो उस रमेश कुमार के का जो नाम वजाहत कर रहा है उसकी जिंदगी में उसी तरह के मामलात होंगे, रिचुअल्स होंगे, इबादत होंगी और कस्टम एंड ट्रेडिशन होंगे। अगर वो कबीर अहमद या दानिश जावेद होगा तो उसके नाम के पीछे जो एक मजहबी कल्चर खड़ा है वो होगा नहीं, वो ठीक है। बुनियादी तौर पे। और मैं समझता हूं कि हाँ, आपका आपका जो सीरियल है वो किसी मुस्लिम किरदार को लेकर इंडियन टीवी हिस्ट्री है उसमें कोई पहला नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत से आपने खुद लिखे हुए होंगे। मैंने लिखे हैं बहुत जी से हाँ। तो मुस्लिम सोशल लेकिन इससे सीरियल्स। पहले शायद ऐसी कंट्रोवर्सी न हुई हो जो इस पर कंट्रोवर्सी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो किरदार है सिर्फ उसके बैकग्राउंड को, मजहबी बैकग्राउंड को नहीं दिखाया गया, बल्कि उसके अलावा भी एक स्टेप आगे बढ़कर आपने मजहब को भी दिखाया है और आपने नहीं रिवायत और मजहब को अलग करके दिखाने की कोशिश की है, जैसा कि आप खुद ही कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, नहीं मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने मदरसा नहीं खोला है। हम्म मैंने मुस्लिम समाज का, टीवी और फिल्म को समाज का आईना कहा जाता है, मैंने मुस्लिम समाज का जो आईना है टीवी को वो बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि इस तलाक, 3 तलाक या इंस्टेंट और तलाक की बिद्दत या शादी और निकाह पे इससे पहले फिल्में या टेलीविजन सीरियल नहीं बने। इस हम्म जो जितनी बात हम कर रहे हैं उससे आगे बने। बी आर चोपड़ा की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी निकाह, हम्म जिसमें तलाक, निकाह सानी और हलाला तक डिस्कस हुआ। हम्म उसमें पता नहीं लोग कहाँ खामोश बैठे थे। पाकिस्तान के कई ड्रामे हैं जो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद हैं।
हिंदुस्तान के और दूसरे गुज़िश्ता ज़मानों के बड़े सीरियस हैं जिनमें तलाक और हलाले और ट्रिपल तलाक डिस्कस हुए हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि देखिए ये हाँ, मौका ऐसा है टाइमिंग जो कि है ना, वो टाइमिंग बहुत अहम हाँ, अहम है कि हाँ, इस वक्त जो है पूरे मुल्क में डिस्कशन चल रहा है और आपके जो पहला एपिसोड है उसमें लोकसभा के उस बिल का जिक्र है कि लोकसभा ने ट्रिपल बिल्कुल, तलाक बिल्कुल, के खिलाफ बिल को पास कर दिया। तो इसका बिल्कुल। मतलब ये कि उसकी जो शूटिंग हुई है वो लोकसभा की बिल के बाद शूटिंग हुई है और हाँ, जाहिर है हाँ, कि टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। इससे जी, पता चलता है कि एक वो मीडिया हाउस जी जो ग्रुप है कि जिसके न्यूज रूम में बैठकर दिन रात ट्रिपल तलाक के ऊपर बहस हुई है और एक एतबार से मुसलमानों को साइडलाइन किया गया है। अगर उसी के इंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर इस तरह का कोई प्रोग्राम आएगा तो लोगों के अंदर तो शुकों को शुबहात जन्म लेंगे। नहीं, लोगों को किसी भी शक या शुबे की तरफ जाने से पहले 2 बातों का ख़्याल रखना चाहिए। जी। टीवी स्क्रीन पे जब कोई प्रोग्राम, कोई सीरियल नश्र होना शुरू होता है, तो उसके पीछे 6 से 8 महीने की मेहनत होती है। यानी वहाँ स्क्रीन तक पहुँचने का सफ़र जो है, सोच से स्क्रीन तक पहुँचने का सफ़र है, वो तकरीबन 8 6 से ले महीने से लेके 1 साल तक का वक़्त लगाता है। जी। जिस वक़्त हमने इस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू किया और इस सब्जेक्ट को हम लेके मुख्तलिफ चैनलों के पास गए, उस वक़्त हिंदुस्तान में तलाक़-ए-बिद्दत पर बात शुरू ही नहीं हुई थी, बहस भी शुरू नहीं हुई। जिस वक़्त ज़ी टीवी ने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, उस वक़्त तक बिल पेश भी नहीं हुआ था। हम्म। इत्तेफ़ाक ये है कि लोग ऐसा समझते हैं कि जिस दिन वो देख रहे हैं, उससे 1 दिन पहले शूट करके डाल दिया गया होगा शायद, ऐसा नहीं होता। तो कहानी लिखी जाने में, कहानी बनाने में, पूरा सेटअप खड़ा करने में, कोई भी टीवी सीरियल जब ऑन एयर होता है, तो उससे पहले 6 महीने, 8 महीने का वक़्फ़ा होता है। तो आपका जो पहला एपिसोड है वो जिस वक्त लोकसभा में ये बिल पेश हुआ उससे पहले शूट हो चुका था? शूट नहीं कह रहा हूँ मैं, पैदा हो चुका था मेरे दिमाग में, कागज़ पे आ चुका था, मेरे कंप्यूटर पे आ चुका था, मैं सुना के मुख्तलिफ लोगों को बता के उनसे डिस्कशन कर चुका था, अप्रूवल ले चुका था। ठीक है। अब आ क्योंकि जाइए। शूट होना तो बहुत आखिरी स्टेज है। ठीक है, अब आइए उसके कुछ कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। जी, आप जिस वक्त लॉन्च कर रहे थे ये शो, उसका एक मैं वीडियो देख रहा था कि जिस वक्त ये शो लॉन्च हो रहा था, उसमें आपने इंट्रोडक्शन कराते हुए ये कहा है कि पहली बार एक मौलवी को हीरो के तौर पर दिखाया गया है और जी, आपने उसके बाद ये कहा कि क्योंकि मुझे ये मैसेज देना है कि उसके बाद आपने एक बहुत मशहूर शेर पढ़ा कि देते रहो हो तलाक गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब लौटा दो मेरे मेहर के साथ। जी। अब ये दोनों चीजों में कनेक्ट कैसे हुआ कि एक मौलवी हीरो बन रहा है और फिर तलाक का फौरन आपने जिक्र किया? तो क्या आपकी नजर में मौलवी का सिर्फ ये काम रह गया कि वो तलाक देता रहे? नहीं, आपने उसको गलत समझा और अधूरा पढ़ा। हम्म। ये जो कुछ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी सवाल के जवाब में कहा। ये 2 अच्छा। मुख्तलिफ सवाल थे, उन 2 मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए गए, आप उनको मिला के पढ़ रहे हैं, जैसी वीडियो मैंने इसलिए उसकी कर जैसी वीडियो हाँ, मैंने उसको लिख लिया। हाँ, तो अब वो आप। कन्फ्यूजन इसलिए हम्म। पैदा हो रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने मुख्तलिफ सहाफ़ी बैठे हैं। किसी एक हम्म। सहाफ़ी ने एक सवाल किया जिसका ताल्लुक हीरो से था और हीरो के किरदार से था, उसका जवाब दिया गया। और किसी दूसरे सहाफ़ी ने सवाल किया 3 तलाक के ऊपर, तो वो 3 तलाक के ऊपर जवाब दिया गया। अब इत्तेफ़ाक से अगर उसे एक साथ मिला के पढ़ा या दिखाया जाएगा, तो कुछ और माना निकल सकते हैं, लेकिन वो ठीक। एक साथ नहीं है। आपका जो 15वां एपिसोड है उसमें 10 मिनट के ऊपर जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें एक डायलॉग है और जाहिर है कि डायलॉग आप ही के लिखे हुए हैं, आप एक जी, स्क्रीन राइटर हैं। जी, ये अलग बात जी, है कि आप समाज का आईना है और टीवी जो है आप कहते हैं कि भाई समाज का आईना है, जो समाज में होता है हम वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद ये भी कहते हैं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं और उसकी एक जिम्मेदारी है जब आप एक मुसलमान होने की हैसियत से मजहब के ऊपर कुछ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो डायलॉग है वो ये है कि जो हीरोइन है वो ये कहती है कि इस बहाने इस मुल्ले से आखिरी बार मुलाकात हो जाएगी, इस जी, बहाने इस मुल्ले से। तो जी, ये जो डायलॉग मुसलमानों के लिए मुतशद्दिद जहनों में जी। निकलते हैं और मुतशद्दिद लोग उस डायलॉग को इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, आपने वही डायलॉग जू का तू लिया और एक मुसलमान लड़की से जिसको आपने मुसलमान दिखाया है उसके उसके जरिए आपने एक मौलवी के खिलाफ वो बुलवाया है। तो क्या कहीं आप इस डायलॉग को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं? आप उसने वो डायलॉग पढ़ा, उस सीन को देखिए। एक लाइट सीन है, एक ऐसा सीन है, मैं आपको डॉक्टर इकबाल का शिकवा याद दिलाता हूँ, जो हम्म। सीधे अल्लाह मियाँ से कह रहे हैं कि कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर्जाई है। हम्म। आप ज़ोर बयान और उस सिचुएशन, उस हालात को समझिए। एक लड़की जो जिसके एक लड़के के साथ शादी होने वाली है और वो शादी रोकना चाहती है और इस रोकने के सारे प्रोसेस में उनके दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता बन गया है। वो किसी बहस, किसी गुस्से में या किसी तंज़ में या किसी सरकाज़्म में नहीं कह रही है। जैसे कोई जिस लड़की को उस लड़के की बीवी बनना है, वो लड़की अपने उस लड़के के मुतालिक मोहब्बत से, प्यार से एक निकनेम इस्तेमाल कर रही है।
मुल्ला या मुल्ले कोई गाली नहीं है। नहीं, इकबाल ने तो जवाब शिकवा लिखकर शिकवे के ऊपर जितने शुबहात थे सब दूर कर दिए। मजबूर किया इकबाल को, और उन लोगों ने मजबूर किया जिन्हें इस्लाम समझ नहीं आता। माफ कीजिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक साथ नहीं लिखे। मैं समझता हूँ इकबाल को इतना मजबूर ना समझा जाए। नहीं, बिल्कुल समझा जाएगा, क्योंकि फतवे दिए गए सर, माफ कीजिएगा, फतवे दिए गए। मजबूर आपको समझना पड़ेगा, फतवे दिए गए उसके खिलाफ। इकबाल के बारे में हम इसलिए गुफ्तगू ना करें क्योंकि इकबाल हमारे टॉपिक मौजूद नहीं है। आपने एक बात की, उसका मैंने जवाब दे दिया। मैंने उसके रेफरेंस देने के लिए आपको इकबाल कहा, क्योंकि इकबाल मेरे निगाह में बड़े मोहतरम मजहबी शख्सियत है। 16 उसी एपिसोड में 16 मिनट 45 सेकंड पर एक डायलॉग आता है। उसमें एक जो साइड कैरेक्टर है वो ये कहता है कि जब तक कोई मजबूरी नहीं होती हमारे मौलवी कबीर सिर्फ नीचे बैठकर खाना पसंद करते हैं। तो लड़की बोलती है कि बेचारी रुखसार शादी के बाद बाहर खाने के लिए तरस जाएगी। अब ये जो आपने इसको पोर्ट्रेट किया है कि एक लड़के लड़की बैठे हुए हैं और उसमें सब खाना खा रहे हैं और मौलवी साहब जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं, जो हीरो हैं। और मुझे ऐसा लगा कि 2-3 एपिसोड देखकर के वो हीरो कम और विलन ज्यादा हैं, लेकिन चलिए फिर भी मान लिया उनको हीरो हैं वो इसको इसलिए नहीं खाना खाते कि जब कोई जरूरत होगी मैं जब ही टेबल और कुर्सी पर बैठकर खाना खाऊंगा, वरना तो मैं तो जमीन पर खाता हूं। तो इससे आपने क्या बताने की कोशिश की है? क्या नीचे बैठकर खाना सुन्नत नहीं है, इसको बताने की कोशिश की है, या ये रिवायत है, या इस तरीके मतलब मैं समझना चाहूंगा। किसी 16वें एपिसोड के या 15वें एपिसोड के किसी एक डायलॉग को डिस्कस करने से पहले मैंने इसीलिए अर्ज किया था कि इस रेफरेंस के जितने भी सीन्स और एपिसोड्स में हैं वो देखिए। ये पूरा एक सिलसिला है, पूरा एक सिलसिला है। जब हमने हीरो को इंट्रोड्यूस किया तो हीरो अपने घर में पहली बार पढ़ लिख के जब वापस आया है, पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहती है, वो नीचे बैठ कर खा रहा था। वो अपना खाना लेके अलग चला जाता है और ये कहता है कि मैं सुन्नत का पाबंद इंसान हूँ, मैं टेबल चेयर पे बैठ के नहीं खाना चाहता, मैं नीचे बैठ के खाना चाहता हूँ। और वो नीचे बैठ के खाता है खाना, उसका एक नजरिया है, ये वो सुन्नत का पाबंद है, ये दिखाया है हमने। इसमें कहाँ बुराई है, कैसे विलन हो जाता है? एपिसोड 3 में यही हीरो 1:01:10 पर दिखाया गया है, टेबल और कुर्सी पे बैठकर उसी लड़की के साथ खा पी रहा है। क्या खा पी? कहाँ खाना खा रहा है? खाना और पीना दो अलग चीजें हैं। वक्त पे खाना खाना, वक्त पे खाना खाना, और सुबह से लेके शाम तक 20 बार शरबत पीना, पानी पीना और मशरूब पीना दूसरी बात उसमें कोई खाने से नहीं मिलाई। हाँ, कुछ नहीं, खाना वो दो अलग चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। अब जब इन दोनों उसी मौके पर तीसरे एपिसोड में इन लोगों में डिस्कशन होता है आपस में एक चैट ग्रुप को लेकर, तो लड़का फौरन ये कहता है कि भाई मैं चैट, यानी हालांकि वो उन्हीं लड़कियों से बात कर रहा है और 4 लोगों का चैट ग्रुप बनना है, वो ये कहता है कि भाई मुझे चैट ग्रुप नहीं बनाना, चूंकि उसमें जो है लड़कियों के गैर महरम लोगों के चेहरे मेरे सामने आते हैं और ये बिल्कुल गलत है। आपने इससे क्या पैगाम देने की कोशिश की? हालांकि वो लड़का तो उनके सामने बैठकर बात कर रहा है। नहीं, वो उस पूरा डायलॉग कोट कीजिए आप। उसने ये कहा कि मेरे निगाह में ये शैतानी चस्का है, शैतानी चस्का है। तो शैतानी चस्के का मतलब ये हो गया इन अ ब्रॉडर सेंस के ये जो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बाय एंड लार्ज सैकड़ों और हजारों लोगों को बगैर किसी लिहाज के कनेक्टिविटी पैदा करता है, जिसके वो खिलाफ है। वो उसका जाती नजरिया, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जाती नजरियात का एक मौलवी को जब आपने हीरो बनाया है तो जाहिर है कि जो कुछ भी वो मौलवी बोल रहा है और खुसूसन अगर उसका ताल्लुक समाज से है, मुआशरे से है, मजहब से है, तो आप उसमें यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि ये रिवायत है और ये मजहब के खिलाफ है। चूंकि लड़की उसके ऊपर, लड़की को आपने मजहब का रिप्रेजेंटेटिव बनाया चूंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट से पढ़कर आई है, और लड़के को आपने रिवायत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जो कि वो मदरसे से पढ़कर आया है। अब लड़का जो बोलेगा वो रिवायत होगी, लड़की जो बोलेगी वो मजहब। तो मजहब के एतबार से समझे फर्क को समझिए। मैं ऐसा बिलीव नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिलीव करे कि जिस आदमी ने दाढ़ी रख ली है, जिस आदमी ने मौलवियत पढ़ ली, वो जन्नत से उतरा हुआ कोई फरिश्ता हो गया और वो फरिश्तों की तरह सोचना शुरू कर देगा और बिहेव करना शुरू कर देगा। बुनियादी तौर पे किसी शख्स जिसकी दाढ़ी है या जिसने मौलवी पढ़ा है वो बशरी तकाजों से बाहर हो जाता है। ये ना तो इस्लाम कहता है, ना इस्लाम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ना कुरान कहता है। सबके एक जैसे है। जिसकी दाढ़ी है वो भी नहीं कहता। हाँ, अगर ये समझा जा रहा है कि मेरा मौलवी जो बोलेगा वो कुरान और हदीस होगा तो गलत समझने वाले की गलती है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई समझता है। हाँ, लेकिन नहीं, ये कहा जा रहा है ना कि मैंने जब ये कहा कि उसकी एक जाती राय है, आपने कहा कि नहीं वो जाती राय नहीं होगी क्योंकि वो तो मौलवी है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये आप दिखा रहे हैं। ये आप, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने एक जगह ये नहीं कहा मेरा हीरो, सर माफ कीजिएगा, मेरा हीरो किसी एक जगह पे ये नहीं कहता, या मेरी कहानी किसी एक जगह पे ये नहीं कहती कि मेरा जो हीरो है वो कोई फरिश्ता है
और वो फरिश्तों की तरह मैंने ये नहीं कहा सिर्फ हुक्म का पाबंद है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप उसमें ये दिखाते हैं कि जो मौलवी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसे से, आपने किसी मदरसे का नाम नहीं लिया, सबसे बड़े मदरसे से पढ़कर आए हैं, तो आपने पूरे उस ड्रामे में उसको ये दिखाया कि रिवायत के पाबंद है, जबकि लड़की जो 5 साल का कोर्स अलीगढ़ से कर आई है वो मजहब की पाबंद है। अब जब दोनों के दरमियान नहीं, ऐसा नहीं, गलत कह रहा है। वो हर जगह ये मुतालबा करती है कि मुझे मालूम है, मेरे पास जवाब है, और आपके पास जवाब नहीं है। और ऐसे बहुत से सीन हैं कि जहां आपने दलील लड़की की जबानी से कहलवाई है और लड़कियों को आपने खामोश दिखाया है, हालांकि उसका जवाब हो सकता था तो दीजिए, चैलेंज कर रहा हूं। अब मिसाल चैलेंज कर रहा हूं सर, यासर साहब, यही हो सकता है, मत रोकिए, चैलेंज कर रहा हूं, दीजिए जवाब। उसी पर आ रहा हूं। आपके प्रोग्राम की जो सबसे मशहूर डायलॉग है वो कबूल है, वो जो है उसमें है कि आपके कबूल है में एक कबूल है हमारा भी लगता है, और जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, हमारी मर्जी के बगैर आप उसको तोड़ कैसे सकते हैं। उस पर वो लड़का वो खामोश हो जाता है। तो क्या आपकी नजर में औरत की मर्जी के बगैर मर्द औरत को तलाक नहीं दे सकता? एक मिनट, आप अभी हमारा मौजूद गुफ्तगू ये था कि आप इसके जवाब हो सकते थे, तो आप जवाब दीजिए ना, अगर है तो। नहीं, मैं पहले आपसे तो नहीं, मैं बताऊंगा, बाद में मैं बाद में बताऊंगा ना। मैंने चैलेंज भी किया सर कि आप अगर हो सकते हैं जवाब तो दीजिए ना। नहीं, जवाब तो मैं दूंगा, और इसीलिए बैठा हूं, मैं सुन रहा हूँ, इसीलिए पहले हमारा आपका सवाल ये है, आपका नजरिया और भी जवाब। नहीं, मेरा नजरिया तो आपने सीरीज देख के समझ लिया। आपका इसका मतलब ये है कि मैं ये मान, चलिए ठीक है, मैं भी जवाब देता हूं। इसका मतलब ये है कि आपने ये मान लिया कि मर्द औरत की मर्जी के बगैर मर्द तलाक नहीं दे सकता, राइट? आप एक मिनट सर, हम वहां रुके हुए हैं कि आपने कहा कि जवाब और भी हो सकते थे। क्या है वो जवाब? नहीं, पहले नजरिया सामने आ जाए, उसके बाद जवाब भी आएगा। नहीं, नजरिया बाद में सामने आएगा। आपने उसे देखा, एक सीरीज को, एक डायलॉग को सुना, और आपने एतराज किया कि और भी जवाब हो सकते थे। क्या जवाब है बताइए? क्या ये हीरो सूरह तलाक की पहली आयत नहीं पढ़ सकता था? हाँ, क्या बताया उसमें? उसमें यह है कि ए नबी, या अय्युहन नबी, नबी से खिताब है, और उसके बाद तुम जिन औरतों को तलाक दे चुको, मैं तर्जुमा बयान कर रहा हूं सर, तुम जिन औरतों को तलाक दे चुको उन्हें उनके साथ ऐसा बर्ताव करो। ये पूरी सूरह तलाक है। तलाक देने का तरीका 3 तलाक या तलाक बिद्दा या तलाक ऐसा। एक मिनट, नबी और पूरी कौम, तलाक के बाद क्या बर्ताव करना है वो बताया जा रहा है। इसमें मुखातब डेविएट मत कीजिए सर। मुखातब कौन है? नबी और मोमिनीन है ना, मोमिनात तो नहीं है। नबी, हाँ, क्यों है ये बताया जा रहा है, कैसे बर्ताव करो उसके साथ। क्या ये बता रहे हैं उस सूरत में? गलत कोट मत कीजिए मौलाना। नहीं, मैं गलत कोट कर रहे हैं आप। यहाँ क्या तलाक का आप उसका जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, एक मिनट यासर साहब, एक मिनट। पहली आयत से यह साबित हो जाता है कि तलाक देने का इख्तियार मर्द को है, चूंकि मुखातब मर्द को बनाया गया है। पहली सूरत से आयत से लेकर आखिरी आयत तक ये बताया जा रहा है कि तलाक लेने वाली के साथ क्या सलूक करो। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं, यही बताया जा रहा है। मैं तरीके की बात कर रहा हूं। आप मुझे सलूक को एडवोकेट कर रहा, मैंने तो नहीं कहा कि बुरा सलूक किया जाना चाहिए ना। आप रेफरेंस गलत दे रहे हैं ना। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने उस डायलॉग के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि तलाक देने का इख्तियार जिस तरीके से मर्द को है, औरत को भी है। मैंने कुरान मांगने का है, मांगने नहीं, आपने गलत। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि आप जो आयत कोट कर रहे हैं वो इस रेफरेंस में नहीं बैठती। तलाक मानिए ये बात, तलाक मांगने का इख्तियार औरत को है, बिल्कुल है। खुला किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि तलाक मर्द की मिल्कियत है, जब भी तो औरत उसको मांगती है। अगर आप साबित कीजिए। ये एक मिनट, तलाक मर्द की मिल्कियत है, ये साबित कीजिए। ये तो आयत कोट कीजिए। ये तो आप कोट कीजिए ना, मैंने तो नहीं कहा। आप कह रहे हैं साहब, मैं क्या कह रहा हूं? ये कहा कि औरत तलाक मांग सकती है। क्या चीज दूसरे से मांगते हैं जो उसकी मिल्कियत हो? का बयान मफहूम कह सकता था कि जब तुम्हारे में आपस में तलाक हो, अगर मर्द का इख्तियार ना होता, दोनों का इख्तियार होता, तो अल्लाह ताला ये कह सकता था। अल्लाह ताला सीधे सीधे ये भी तो कह सकता था कि ऐ मर्द, मैंने तुझे इख्तियार दिया औरत को जब छोड़ दे। कोई एक है आपके पास आयत? जब मर्द को मुखातब बना दिया तो इसका मुखातब बनाने से कुछ नहीं है। कोई किसी एक को मुखातब बनाना पड़ेगा, किसी एक को तो बनाना पड़ेगा। गुफ्तगू का उसलूब है ये। कुरान करीम की जो गुफ्तगू है, अगर यही बात है तो फिर हजरत आयशा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मर्द औरतों का तो जिक्र नहीं है, तो इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वाली आयत जो है वो क्यों नाजिल हुई थी? तलाक के मुतालिक कुरान को अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको बुनियादी तौर पर सूरह निसा और तरीके को अगर आप समझना और डिस्कस करना, तो ठीक है। आपकी पोजीशन वाज़ेह हो गई। आपकी ये पोजीशन वाज़ेह हो गई कि इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को तलाक देने का यकसा इख्तियार है।
ये आपकी पोजीशन तलाक देने, तलाक देने मैं बताता हूँ नजरिया मेरा क्या है, अगर आप समझना चाहते हैं। मैं जितना कुरान के जरिए तलाक और निकाह के मैटर को समझा है, वो ये है कि एक मर्द और औरत जब निकाह में आते हैं, निकाह करते हैं, इस्लाम में निकाह या शादी या दूसरे मज़ाहिब में निकाह और शादी का अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इस्लाम में जो शादी है वो एक एग्रीमेंट है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो खत्म होता है या तो दोनों में से किसी एक की मौत पे या तलाक, बुनियादी तौर पे। उस वक्त तक वो दो लोग एग्रीमेंट में होते हैं। एग्रीमेंट जब होता है तो एग्रीमेंट का ये कायदा है वर्ल्ड वाइड कि एक एग्रीमेंट एक आदमी की तरफ से प्रपोज होता है और दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस होता है। ये एक कायदा है वर्ल्ड वाइड, हमेशा से जो ड्राफ्टिंग है उसकी एग्रीमेंट की वजह से होती है। इसी तरह से निकाह के एग्रीमेंट की तभी ये तरीका अडॉप्टेड है। प्रपोज किसी की तरफ से होता है, प्रपोज होता है जिम्मेदारी लेने वाले की तरफ से, क्योंकि इस्लाम में शादी मर्द के लिए एक जिम्मेदारी लेने का नाम है। वो जब जिस वक्त कबूल करता कहता है तो वो अपनी बीवी, उसकी किफालत, उसकी देखभाल, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारियां लेता है। और जब वो औरत हाँ कहती है, कबूल है कहती है, एक मिनट वो एक अलग मसला है जो कि हम थोड़ा सा नहीं, एक मिनट, वो इसी से रिलेटेड मसला है, इसको हमारे आवाम को समझना, ऑडियंस को समझना पड़ेगा। इसी तरह जब औरत कबूल है कहती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने को, अपनी जिम्मेदारी उसे देने को कबूल कर देती है। इसी तरह जब तलाक की नौबत आएगी तो मर्द को अव्वलियत या अफजलियत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसकी तरफ से प्रपोज्ड एग्रीमेंट है, ये जिम्मेदारी उसने ली है, तो वो जिम्मेदारी छोड़ने का काम करेगा, वो जिम्मेदारी से अलग होना चाहता है, तो इसलिए प्रपोज करने का हक उसे है, तो जिम्मेदारी पहले छोड़ने की बात कहने का हक भी उसे है। इसी तरह से औरत को अगर ये लगता है कि ये जिम्मेदारी ठीक तरह से शख्स निभा नहीं पा रहा है और जो वादे किए थे या जो ड्यूटीज इसको इस्लाम ने, कुरान ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो मुझे तलाक चाहिए, मैं इस एग्रीमेंट से बाहर आना चाहता हूं। उसको खुला कहते हैं, उसको खुला कहते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो लेकिन बहरहाल ये हमें क्योंकि मैं देखिए यही बात आपने जो लास्ट 2 मिनट में बातें कही हैं, अगर यही बात आप मौलवी कबीर से कहलवा देते तो शायद बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ जाती। सर एक मिनट, ये कहलवाएंगे ना आप एक दिन में, ये एक 15 मिनट का शो थोड़ी है सर। आपका जो डायलॉग है, आपका जो डायलॉग है ना, आपके कबूल में कबूल है हमारा भी लगता है ये सबसे ज्यादा चला है और सबसे अच्छा है, सही है। और अगर ये गलत कहां से है? हालांकि आप स्क्रीन राइटर हैं, मुझे आपको मशवरा देने का कोई हक नहीं है सर। नहीं, मैं एक मिनट सुन लीजिए यासिर साहब, सुन लीजिए यासिर साहब सुन लीजिए। दिया है ना आपने, आगे देखा नहीं ना जी। अगला ही सीन है स्टेशन के बाहर जहां उसको रोक के ये कहता है कि सुनिए, मुझे लगता है 3 तलाक पे आपकी जानकारी गलत है, स्कॉलर्स को पढ़िए। ठीक है, जवाब दिया है उसने, लेकिन फिक्शन को बोलने का एक तरीका होता है। अच्छा, क्या जवाब? टीचिंग नहीं हो रही मदद से, उसने ये जवाब दिया है स्टेशन के बाहर पुल पे, उसे रोका है लड़की को जाती हुई और ये कहा है कि सुनो देखो, तुम्हारा 3 तलाक पे नजरिया गलत है और तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो हमारे इस्लामी अकाबिरीन हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा सवाल। जवाब दिया है उसने, ये तो अधूरा नहीं छोड़ते। ये तो जवाब नहीं है, आपके लेना होगा, मेरे लिए तो है। उस सीन पर आ जाइए जिसका जो स्टेशन वाला सीन है, उसमें आपने ये कहा जी, आप भी तो मौलवी हैं, आप बताएं कि क्या कुरान और हदीस में कहीं पर ट्रिपल तलाक का जिक्र है ना? लड़का कहता है जी नहीं। ये जो आपने एक तरफा गेम खेला है कि कुरान और हदीस में जिक्र है का जिक्र नहीं, तो आप भी है कि जी नहीं है? क्या चीज? इंस्टेंट तलाक का जिक्र है, इंस्टेंट तलाक बोला है उसने, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 तलाकें एक मजलिस में दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया, लेकिन उस 3 तलाक को नलिफाइड नहीं किया। हजरत उमर के बेटे ने 3 तलाकें दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटा दिया। ये कहां से साबित है जनाब? और 4 दिन देखिए, आप कहां से साबित कीजिए, आप तहकीक कीजिए, देखिए। मुझे नहीं, आपको नहीं तहकीक है, आपको नहीं तहकीक है। आप YouTube पे जाइए, एक मिनट मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, सुनिए, रेफरेंस सुनिए ना। अभी YouTube खोलिए, जावेद अहमद गामदी ने पेज नंबर और वो 3 तलाक पे बताया। देखिए, मुझे तो आप इस्रार अहमद साहब ने बताया, इस्रार अहमद साहब ने बताया। जावेद अहमद गामदी से कोई लेने देने नहीं है, मुझे आप बताइए किस जगह हदीस वो। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जहां से मैंने उठाया बता रहा हूँ, और आप वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, मैं खोल के नंबर बताऊं आपको। हाँ, ये है। उसके बाद आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं जावेद अहमद गामदी को खोल के अभी नंबर बताऊं आपको। आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सर, आप ये कहना चाह रहे हैं यासिर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कुरान और हदीस में तलाक बिद्दत मौजूद है। चलिए ऐसे लेते हैं, आप ये दावा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। मेरे और आपके दरमियान सिर्फ इस बात पर इख्तलाफ है कि 3 तलाक अगर एक मजलिस में दी जाएंगी तो वो तलाक
3 तलाकें हो जाएंगी, हदीस से साबित है, और आप ये कह रहे हैं कि इस ताल्लुक से कोई हदीस नहीं है, और मैंने आपको हदीस बता दी और आप उसको मान नहीं रहे। अब आप ये मैंने भी आपको हदीस बता दी, आप नहीं मान रहे। मैंने भी आपको हदीस बता दी, आप नहीं मान रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए हदीस कहाँ है? मेरे पास तो जो हदीस है सही मुस्लिम में है। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, डॉक्टर इसार अहमद का टॉप पड़ा हुआ पूरा, गामिदी साहब का, और गामिदी और डॉक्टर इसार अहमद। मुझे उनसे लेना देना, डॉक्टर इसार अहमद सर, लेना देना क्या? हदीस से तो लेना देना है। आपके सामने कंप्यूटर है, खोलिए ना, मेरे नजदीक कंप्यूटर है, खोलिए सर। रेफरेंस आपका है, आप मुझे बताइए, मैं क्यों खोलूं? मैं कहां से रेफरेंस लाया? मैं बता रहा हूं ना आपको, आपके यूट्यूब पे मौजूद है। या डिस्कार्ड कर दीजिए, डॉक्टर इसार अहमद को कह दीजिए कि नहीं, डॉक्टर इसार अहमद और गांधी साहब। सुनिए, हाँ, मेरे नजदीक वो मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर। मेरे नजदीक आप भी मुहद्दिस नहीं, मुफस्सिर है आपकी, मैं कैसे मान लूं? मैंने तो आपको रेफरेंस दे दिया, वो भी रेफरेंस ही दे रहे हैं ना, वो भी रेफरेंस दे रहे हैं भाई। कहां पर बताइए, कहां पर? मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे रेफरेंस पड़ा है उनका, वो दे रहे हैं रेफरेंस, आप नोट तो कीजिए। यूट्यूब जनाब हदीस की किताब नहीं है, आप मुझे हदीस का रेफरेंस दीजिए। यूट्यूब पे हदीस का रेफरेंस है, तो क्या आप उसे पढ़ लीजिए। वो क्या है? मैं बता दो रहा हूं, आप 2 मिनट दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, खोल के बता रहा हूं, आपको नंबर दूंगा, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कीजिए। आपने इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस का हवाला दिया, वो हदीस मुझे मिल गई है। जी जी। आपने ये कहा कि उसमें आप हज़रत इब्न उमर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रजत करवा दी। जी, उसके सबब हैज के आलम में दी उन्होंने, इसलिए 3 तलाक दी। 3 तलाक दी। 3 तलाक दी। ठीक है, ये रिवायत। उसके बाद दूसरी भी है उसके बाद, जो मैं बात कर लें, इस पर बात कर लें, अगर आपने एक हदीस का रेफरेंस दिया है तो सर मैं मुफ्ती नहीं हूं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं, सिर्फ रेफरेंस दे सकता हूं। चलिए, हदीस है कि नहीं है ये बताई दीजिए। हदीस झूठी है, ये हदीस झूठी है, जो सूट नहीं कर रही वो झूठी है। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास उसकी सुन लीजिए, आइए। चलिए, अब झूठी है, काट दिया सर, डिस्कार्ड कर दिया सर, आपने कहा झूठी। मैं आपको, आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैंने वो तो बता दूं मैंने सुनिए, हजरत अबू रक्का वाली, हजरत अब्बास की नहीं, हजरत अब्बास की दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ, वो भी झूठी है जी, उस पर भी बात कर लेंगे, पहले इस पर तो आ जाए। जो सही हदीस है वो तो बता दूं मैं जी। जो सही हदीस है वो ये है कि इब्न उमर ये कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को हालत हैज में 1 तलाक दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 तलाक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रजत करने का हुक्म दिया, चूंकि हालत हैज में वो तलाक दी गई थी। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपनी बीवी को 3 तलाक देता तो क्या मेरे लिए रुजू करना जायज होता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जायज न होता और ये गुनाह होता, यानी तुम रुजू भी नहीं कर सकते थे और ये गुनाह होता, और ये सही हदीस है। पहला हिस्सा जो है वो झूठा है, दूसरा जी नहीं, आप समझे नहीं। जो जिस हदीस का आप हवाला दे रहे हैं कि इब्ने उमर ने 3 तलाकें दी हैं, वो झूठ है। 3 तलाकें नहीं बल्कि 1 तलाक दी है। तो फैब्रिकेटर्स की रिवायत आप कबूल करेंगे जिसमें उसने कहा कि इब्ने उमर ने 3 तलाकें दी? ये इब्ने उमर के ऊपर इल्जाम है, असल में इब्ने उमर को नीचे करना है, इसलिए ये हदीस घड़ी गई है। हालांकि इब्ने उमर ने 1 तलाक दी थी और गलती से दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू करवा दिया। और उसी हदीस में वो पूछते हैं कि अगर मैं 3 तलाक देता तो क्या मैं रुजू कर सकता था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रुजू नहीं कर सकते थे। तो हदीस से तो साबित हो गया कि 3 तलाक एक मजलिस में जायज है। हम इस बहस में नहीं पढ़ते हैं। इतनी डिबेट हो चुकी है, मैं और आप डिबेट करते रहेंगे पूरे दिन, कोई फायदा नहीं है। हम वापस अपने मौजू को मौजू पे लौटते हैं। और मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 सवाल करूंगा, वरना शो इतना लंबा हो जाएगा कि कोई फायदा नहीं होगा, लोग देख नहीं पाएंगे। आपने एक जो आपका जो दूसरा एपिसोड है उसमें आपने पर्दे के ताल्लुक से गुफ्तगू की है। वो ये कि लड़का ये पूछता है कि आज फिर आप अपना बुर्का किसी दूसरे को दे आई? तो लड़की कहती है कि जी नहीं, हम निगाह के पर्दे के कायल हैं। अच्छाई इंसान की सोच में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं। तो क्या वाकई सिर्फ निगाह का ही पर्दा होता है, यानी जिस्म का पर्दा नहीं होता? नहीं है, बुर्के के मुताल्लिक बात हो रही है, और बुर्का कहीं किसी हदीस किसी आयत से साबित नहीं है, यहाँ बुर्के की बात हो रही है। नहीं, उसने तो ये कहा है कि मैं निगाह के पर्दे का कायल हूँ। हाँ, उसलिए उस बुर्के के सवाल के जवाब में कहा, सवाल किया गया अपना बुर्का कहाँ फेंक आई। पूरी बात गुफ्तगू को समझिए। एक कैरेक्टर ने, हीरो ने हीरोइन पे तंज किया और ये कहा कि आज अपना बुर्का तुम कहाँ फेंक आई? तो उसने जवाब उसका दिया है। बुर्का यहाँ मौजू है, बहस बुर्का है। उससे कुछ बाद में एक दूसरा सीन आता है कि जहां लड़की कुछ जो वेस्टर्न ड्रेस है तो उसका जिसमें एक्सपोज हो रहा है उसका फोटो खींचता है, और उसके बाद लड़का उससे पूछता है कि मेरा मशवरा ये है कि आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो लड़की पूछती है इसमें क्या खराबी है? नहीं, ये नहीं पूछती, लड़की ये पूछती है कि आपके हिसाब से क्यों नहीं पहनने चाहिए, खराबी का वो नहीं पूछती। मैंने एग्जैक्ट अल्फाज लिखे हुए हैं, तो क्या खराबी है? गलत। उसके अगला भी डायलॉग पढ़िए ना। हाँ, क्या आपके हिसाब से इन कपड़ों में क्या खराबी है, ये है पूरा डायलॉग। अच्छा, तो क्या कोई खराबी है या नहीं है?
जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लड़की चेंजिंग रूम में पहन रही है, अगर पहन के बाजार में निकल रही है तो खराबी है, अपने बेडरूम में पहन रही है तो कोई खराबी नहीं है। फोटो खींचने वाला और मॉल के औरतों के सेक्शन के चेंजिंग रूम में घुस के खींच रहा है। कोई औरत अगर अपने तन्हाई में चेंजिंग रूम में अगर कोई किसी किस्म का कपड़ा पहन रही है, वो कुछ भी नहीं पहन रही है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, तो वो अकेले बस, हाँ, अदरवाइज पूरे सीरियल, एक मिनट पूरी बात करता हूँ मुकम्मल। पूरे सीरियल में पहले एपिसोड से जितने टेलीकास्ट हो गए सब में लड़की ने कहीं पर अपनी स्लीवलेस भी नहीं पहना है। तो बुनियादी बात है, वो ये बताना चाह रही है कि गलती मेरी नहीं है, गलती उस लड़के की है जो औरतों की खिलवत में मुखिल हुआ, औरतों की खिलवत में जाके घुसा। वो पैगाम है वहां। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, वो ये कि आपने एक जगह गालिबन ये एपिसोड 1 है, उसमें जो डिस्कशन होता है ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से, उसमें मौलवी कबीर जो हीरो है वो ये कहता है कि हम मानते हैं कि हमारा जो समाज है वो मर्दों का समाज है। मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का जो समाज है वो मर्दों का समाज है। उसी की बात की है उसने, उसी की बात की। लेकिन जब आप एक मौलवी नहीं उसने माफ कीजिएगा, मैं एक आम व्यूअर हूं, मुझे तो ये समझा, मैं समझ में आया, मैं समझता हूं कि जितने भी लोग हैं उनको ये समझ में आया होगा। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास भी फीडबैक आता है, बिल्कुल ये समझ में नहीं आया। और उससे पहले की लाइन उठा के देखिए, जब वो मुसलमानों की बात करता है तो कहता है हमारी शरीयत, जब वो मुसलमानों की बात करता है तो ये कहता है कि हमारा कुरान। यहाँ ये कहता है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वो मर्दों का मुआशरा है, ये कहता है। डायलॉग ये है, मर्दों यानी बाय लार्ज उसने बोला ये है कि तमाम दुनिया में तमाम मज़ाहिब को मानने वाले जितने भी इस वक्त सिविलाइजेशंस हैं उनमें मर्दों को बर्तरी हासिल है और मर्दों का समाज है, ये उसका मकसद है। और वो पूरी तरह बयां और अया होता है, जो आगे अगले एपिसोड्स में एक्सप्लेन भी होता है। एक बात को समझिए यासिर भाई, कि जब हम टीवी सीरियल बनाते हैं तो कहानी अलग अलग टुकड़ों में होती है, सवाल उठता है और सवाल का जवाब किसी दूसरे एपिसोड में दिया जाता है, फिर सवाल उठता है। यहाँ बड़ी खूबसूरत बात इस सीरियल के अंदर है, वो ये कि 2 नजरियात हैं, उनमें दोनों नजरियात को खुल के एक दूसरे के सामने रखा जा रहा है। हम किसी को गलत या सही कमिट कर ही नहीं रहे हैं। आप अपने तौर पे देखिए कि उसमें गलत और सही क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ भी करें कि हम कुरान और हदीस के खिलाफ कहीं ना जाएं, क्योंकि उसमें हमारी आखिरत और आखिरत खराब होती है। उसके अलावा मैं इस बात का कायल इसलिए हूं, आपकी इस बात का मैं इसलिए इंडोर्स करता हूं क्योंकि आपने जगह जगह लड़की से ये कहलवाया है कि भाई कुरान हदीस में हो तो दिखाओ कुरान हदीस। इसका मतलब ये कि मैं आपकी कम से कम इस नियत का कायल हूं कि आप जो कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक है, नहीं एक मिनट मैं उसे और एक्सटेंशन दे दूं। मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं कि आप ये चाहते हैं कि कुरान और हदीस से न निकलें। जो इख्तिलाफ मेरे और आपके दरमियान हो रहा है वो इसलिए कि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत सी जगहों पर हदीस से निकले हैं। उसकी वजह क्या है? वो कुछ भी हो सकती है, बगैर किसी कोर्ट के, बगैर किसी कंफर्मेशन के मैंने कहीं कोई रेफरेंस, कोई डायलॉग दिया ही नहीं है। आप यकीन कीजिए, जहां इस्लामी मामलात हैं वहां आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, 1 मिनट आप देखेंगे कि यहाँ जरा सा देखिए, मैं ये मेरी राइटिंग टेबल पे बैठा हूं मैं, और यहाँ राइटिंग, ये कंप्यूटर खुला हुआ है, यहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ, ये कलाम अल्लाह रखा होता है तर्जुमे के साथ, ये अहादीस की किताबें रखी होती हैं, मिशकात शरीफ से लेकर तिरमिज़ी शरीफ तक और बुखारी शरीफ तक। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऑथेंटिकली हर चीज को निकाल के लाऊं और उसको बोलूं। वहां जहां मैं कुछ बोल रहा हूँ उसके सपोर्ट में हदीस मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, ये कुरान और हदीस की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी बयान करवा रहे हैं। एक जगह ये बोलता है हमारा हीरो हीरोइन को कि देखिए, जो फिक़ा तय होता है वो सिर्फ कुरान और हदीस से नहीं होता, उसमें एक चीज इज्तिहाद भी है और कयास भी है और इजमा भी है। उन जगहों पर मिला कुरान और हदीस नहीं है, नहीं है जी, बिल्कुल यही पूरा डिफाइन करता है वो। जाहिर सी बात है, अब कलमा पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, इस पे तो इजमा नहीं हो सकता ना। इजमा तो उन्हीं मामलात पे होगा, ये जो मामला कुरान और हदीस से वाज़ेह नहीं हो पाते, उन मामलात पे होगा। तो इसलिए हमारी ये कोशिश भरपूर है, और इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात को कहने में अच्छा लग रहा है कि जो जी टेलीविजन है मुझे उम्मीद से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अरे नहीं यासर भाई, मैं आप लोगों का और आपकी इस कोशिश का जो मुझे मालूम हुआ, बड़ा कायल हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कहीं से किसी जगह से कोई एक ऐसी आवाज होती है जो आवाम तक मिसकंसेप्शन दूर करने की बात पहुंचाती है, जो आवाम को ये सिखाना और समझाना चाहती है। देखिए, मेरा मिशन भी ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इंसान ये जाने और पहचाने कि उसका उसके रब से क्या ताल्लुक है, रिश्ता क्या है,
और उस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी क्या है, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असल हक क्या है, वो किस तरह से अदा होगा, अता होगा। साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि हम जिस समाज में जिंदा हैं उस समाज में मेरा मानना यह है कि हम मजहब इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, अखलाक के जोर पे फैला है। मजहब इस्लाम, मेरा मानना यह है कि 10 साल के अंदर, 10-12 साल के पीरियड के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से लेके और पर्दा फरमाने के दरमियान में इस्लाम को इतनी बड़ी ताकत बना के खड़ा कर दिया कि कैसर और कसरा तक आपके खुतूत चले गए। तो वो क्या चीज थी, वो कौन सा करिश्मा था, वो करिश्मा क्या मिसिंग है आज मुसलमानों के अंदर से? क्यों नहीं वो आ सकता? कोई इंसान किसी मुसलमान को देख के ये क्यों नहीं कह सकता कि यार सुभान अल्लाह, ये कितने अच्छे लोग हैं? बुनियादी तौर पे एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे इस सीरियल का जो मकसद है वो मकसद ये है कि मैं पिछले कई सालों से इस मिशन पे था बाकायदा। मैं ये चाहता हूँ कि आमतौर पे मुसलमान और गैर मुसलमान ये समझें और देखें कि मुस्लिम मुआशरा क्या है, मुस्लिम मुआशरे में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनके रिश्ते कैसे हैं, उनकी मोहब्बतें और नफरतें कैसी हैं, वो जिंदगी को किस तरह से बरतते हैं। और आप यकीन कीजिए मैं इसमें इतना कामयाब हूँ कि जी टेलीविजन के फीडबैक में, मेरे अपने फीडबैक में, मेरे अपने फेसबुक पेजेस पे मुसलमान और गैर मुसलमान मुझसे इस सीरियल को देखने के बाद बहुत सारे जो सवालात करते हैं, तो मैं खुश होता हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसका बदल मिलेगा कि कम से कम सवाल तो उठने शुरू हुए, लोगों ने कम से कम पूछना और जानना तो शुरू किया। तो इसी तरह मुझे ये लग रहा है कि आपने जो कुछ मुझे बताया, आपने इस मिशन और चैनल के मुतालिक, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, शरीयत और दीन की क्या तालीमात हैं, इस पर मुसलमानों का जो मौकिफ है वो बिल्कुल क्लियर है, और वो मौकिफ ये है कि किसी भी मजहब को सीखने के लिए फिल्में और ड्रामों को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, बल्कि मजहब की जो असल किताबें हैं वो उस मजहब को सीखने की बुनियाद होती हैं। फिल्में और ड्रामे इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल पैट्रियोटिक इंडियन प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है किसी शख्सियत के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।